मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम इंपेरिकल फॉर्मूले की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है। ये सब हम कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? ऐसा फॉर्मूला जो कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और रिजल्ट के बेसिस से बना। कैसा फॉर्मूला? जो कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और रिजल्ट के बेसिस पर बना। बेसिकली कोई भी कंपाउंड कब बनता है? जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला वो सिंपलेस्ट रेशो होता है जो कि हमको ये बताता है किस रेशो में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। क्लियर है सबको? क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट रेशो। हाँ, ओके। अब ठीक है, चलो। इट इज द सिंपलेस्ट रेशो इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combines to form a product। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, है ना, इसकी डेफिनेशन मिलता है। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, 2 मिनट रुक जाओ, अपना आप ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, किस किस को ब्लर दिख रहा है पहले तो ये बता दो सबको, है ना। जिसको या तो ब्लर दिख रहा है एक बार वापस से रिजॉइन कर लो, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशो होता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का, जिसमें वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है सबको? अब इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए फाइंड कैसे करते हैं, तो उस पर आते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्टली क्वेश्चन ही आता है ना। तो क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं और उसी क्वेश्चन के बीच में मैं आपको स्टेप्स बताते जाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं रेफरेंस से। रेफरेंस का क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। क्या बोला है आपको? एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। किस किस से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। गिव फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। गिव फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। अब कितने कितने परसेंटेज में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए कार्बन लगा, कितना परसेंट बनने के लिए हाइड्रोजन लगा, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए कितना परसेंट ऑक्सीजन लगा, तो वो परसेंट हमको दे रखा है। तो कार्बन दिया है हमको 40.687%। कितना दिया है? 40.687%। हाइड्रोजन दिया है 5.5
0.085% और ऑक्सीजन दिया है 54.228%। ठीक है, आपको बोला है वेपर डेंसिटी नाम की एक चीज होती है ना, किसी भी कंपाउंड्स की हम वेपर बनाते हैं और जब हम उसकी डेंसिटी को, वेपर की डेंसिटी को मेजर करते हैं तो एक चीज निकलती है वेपर डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, है ना, मास ऑफ वेपर, हाँ, मास ऑफ वेपर अपॉन वॉल्यूम। तो वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, एक सेकेंड, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है, 59 ना। क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, तो मैं क्वेश्चन लिख लेना, यस, है ना। ये टाइम बचाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का। आंसर आपको, सॉल्यूशन आपको लिखना रहेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। दिख रहा है सबको? अब देखो, इंपिरिकल फॉर्मूला के अंदर दो चीजें, हाँ लिख लो, इधर साइड में सब ब्लॉक बनाकर लिख लेना याद करने के हिसाब से। दो चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएंगे। molecular mass is equals to twice of vapor density। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी के कितना होता है, ट्वाइस होता है। मॉलिक्यूलर formula is equals to n times of empirical formula। अब empirical formula जो होता है, सुन लो, उसका n टाइम, किसका n टाइम्स होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, empirical फॉर्मूला का n टाइम्स। और यहां पर n क्या होगा, इंटीजर, मतलब n की वैल्यू होगी 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, जीरो नहीं होगी कभी, जीरो नहीं बोलना। हाँ बोलो पार्श्वी। ठीक है, जिसको नेटवर्क इश्यू है रिजॉइन कर लो, उसके बाद अपन आगे का स्टडी करते हैं। मार्कर बंद, ठीक है। चलो, सबने क्वेश्चन लिख लिया है, मैं ये चीजें मिटाने वाला हूं। चलो, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कार्बन को कितना दे रखा है, 40.687%, हाइड्रोजन को दे रखा है 5.085% और 54.228% क्या दे रखा है, ऑक्सीजन, है ना। एक काम करो, इसको जल्दी से प्लस करो और देखो क्या 100% बन रहा है, आंसर में 100% आ रहा है। ये दो फॉर्मूले जरूर लिख लेना सब। एग्जैक्ट 100 आ रहा है प्लस करने पर, है ना। चलो, तो देखो, जो भी आप, हाँ सुन लो,
जो भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड एटम्स दे रखे होंगे और उनके आगे उनका जो परसेंटेज लिखा रहेगा, सबके परसेंटेज को आप प्लस करोगे तो 100 आना चाहिए। अगर किसी केस में 100 नहीं आता है, मान लो किसी केस में आ गया 95, तो हम बचा हुआ 5% जो है वो हमेशा किसको अलॉट करेंगे? ऑक्सीजन को। किसको अलॉट करेंगे? या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहे तो उसको अलॉट कर दो, या बचा हुआ 5% किसको अलॉट कर दो? ऑक्सीजन को। अगर दिए हुए कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है, मान लो इसकी जगह यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा होता फॉर अभी एग्जांपल के लिए, अभी के लिए, और 95% होता रहता, तो हम अलग से ऐड कर देते ऑक्सीजन को और बोलते इसका कंसंट्रेशन कितना है? 5%। क्लियर है सबको? इतना समझ गए सब? अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100। वैसे यहाँ पे लिखा है 40.687%। मास नहीं दे रखा, ग्राम में मास नहीं दिया, परसेंट में दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिवाइड में क्या लिखा है? 40.687 डिवाइड बाय 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? हर 100 पर, मतलब 40.687 डिवाइडेड बाय 100। तो इस 100 का हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मास कितना मान लेंगे? 100 ग्राम। तो लेट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब 40.687% है किसका? 100 ग्राम का। तो क्या होगा यहाँ पे? 40.687 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया, मतलब कार्बन कितने ग्राम हो गया? है ना, 40.687 ग्राम या 40.687 ग्राम। हाइड्रोजन भी वैसे ही हो जाएगा, समझ गए सब? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5.085 है, 7 नहीं है, देखो अच्छे से। तो ये परसेंटेज मेरे को बता देना वापस से, मेरे को बहुत ज्यादा लगेगा तो पूरा मिटा देता हूँ। स्टार्ट। तो कुछ नहीं, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला जब भी बनाने के लिए आएगा तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल कैसे करोगे? टेबल बनाओगे। तो हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, अच्छे से। अब टेबल के अंदर पहले कॉलम में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे में हम लिखते हैं एलिमेंट्स का सिंबल, एलिमेंट्स लिखेंगे, और एलिमेंट्स के नाम की जगह इसमें क्या लिखेंगे? उनका सिंबल लिखेंगे। ठीक। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे गिवन मास, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे अभी 100 ग्राम मानकर, है ना। गिवन मास, एलिमेंट गिवन मास। और उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट का एटॉमिक मास बोल लो, या मोलर मास, जो भी एटम है उसका मोलर मास, एक तरीके से मतलब एटॉमिक मास ग्राम में, है ना। 1 मोल का एटॉमिक मास उसका ग्राम्स के अंदर। और यहां से हमको क्या मिल जाएगा? गिवन मास और मोलर मास को डिवाइड कर दोगे, क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, इतना क्लियर है? तो अभी इधर की तरफ आपको जगह रखनी है, कैसे यूज करेंगे इस टेबल को, उस पर बात करते हैं। चलो अभी एक कॉलम में यहां पर ऐसा खाली छोड़ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या करना समय आने पर। सीरियल नंबर में हम लिख देते हैं 1। ठीक है। अच्छा, कार्बन कितना परसेंट था? 40.687 687 ना। चलो अब एक चीज बताओ, अगर मैंने मास ऑफ कंपाउंड को 100 ग्राम अज्यूम कर लिया, जैसे मैंने लिख दिया था सॉल्यूशन में पहली लाइन, लेट द मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, तो एलिमेंट है कार्बन, तो उसका गिवन मास कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 40.687, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, और हमने 100 ग्राम कंपाउंड लिया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो सर,
तो कितना ग्राम हो गया? ठीक है। अच्छा, कार्बन का मोलर मास 12 है ना। चलो, मोलर मास, मोलिकुलर मास। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। कितना है ऑक्सीजन? हाइड्रोजन है, कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन का? तो 5.085 ग्राम हो जाएगा। यहां पर डायरेक्टली लिख दूं बिना कैलकुलेट करे। समझ रहे होंगे क्यों ऐसा कर रहा हूं, है ना। और चलो, नेक्स्ट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऑक्सीजन कितना है? 44.228, 54 है। ओके, चलो, 54.228। हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसका एटॉमिक मास 16 हो गया। चलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है सबको। गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालो, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। डिवाइड करो। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं? कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसके? देखो, अभी क्लास है अपना, ऑनलाइन क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं, तो अभी के लिए आप कैलसी यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज करके बता दो वजह से। पर जल्दी बताओ कितने आए। थ्री 3.389, 3 नंबर तक लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन का तो डायरेक्टली आ जाएगा 5.085। कार्बन का कितना आ जाएगा? 12 3 जा 36, मतलब ये भी कुछ 3.390। अब देखो, हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशो। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशो। और इस रेशो कुछ भी आए हम उसको क्या करेंगे? कोशिश कि हम उसको किसमें एक्सप्रेस करें? होल नंबर के फॉर्म में। तो रेशो निकालने का तरीका क्या होगा? जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? देखो, 3.389 और 3.390 ऑलमोस्ट बराबर है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। 3.390 डिवाइडेड बाय 3.389, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.389, 3.389 डिवाइडेड बाय 3.389। ये तो कितना आ जाएगा? 1। देखो, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 389 8 के जस्ट पास में क्या है? 9 है, तो इसको राउंड करके हम ऐसा लिख सकते हैं 3.39। अब डिवाइड करोगे तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या लिख दिया? 1। चलो, लास्ट वाला कितना आ रहा है अपना? हाइड्रोजन वाला बताओ, वैल्यू कितनी आ रही है? 5085 डिवाइडेड बाय 3389, 1.500। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशो
देखो रेशो सिंपल करना है तो 1.5 का मतलब क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2। अब रेशो हमको सिंपल होल नंबर के फॉर्म में चाहिए तो हम क्या कर दें जितने भी रेशो के अंदर जितनी भी टर्म आ रही है 1 3/2 और 1 इनको किससे मल्टीप्लाई कर दे इस 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 2 3/2 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा। क्लियर है सबको इतना समझ। तो देखो ये जो रेशो निकल कर आया है ये रेशो क्या बता रहा है इंपिरिकल फॉर्मूला। तो ये रेशो के हिसाब से क्या हो रहा है इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है कार्बन के लिए रेशो आया है 2 हाइड्रोजन के लिए रेशो आया है 3 और ऑक्सीजन के लिए रेशो आया है 2। इतना लिख लो फिर इसका आगे करते हैं। ठीक है अब ब्लर दिख रहा है तो नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से शायद तो इस वजह से ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा वेट कर लो ठीक हो जाएगा। चलो लिख लिया सबने। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था इस टेबल का काम हो गया हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्वेश्चन में एक और चीज क्या दे रखी थी वेपर डेंसिटी। अच्छा एक फॉर्मूला मैंने लिखा था वेपर डेंसिटी इज ट्वाइस ऑफ लिखो वेपर डेंसिटी इज ट्वाइस ऑफ सॉरी वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी है ना उल्टा उल्टा। चलो तो अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है मतलब वेपर डेंसिटी में किसका मल्टीप्लाई कर दूं 2 का तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया 59 इंटू 2 मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास 118 ग्राम। तो हमको तो बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए और हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास। क्या हम इस मॉलिक्यूलर मास का कहीं यूज कर सकते हैं तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला मास। इंपिरिकल हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हो और मास भी लिख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास और इंपिरिकल फॉर्मूला मास में क्या इंपिरिकल फॉर्मूला के मास में क्या रिलेशन होगा मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है इतना क्लियर है। हाँ n आ जाएगा और n की वैल्यू क्या होगी इंटीजर होगी क्या होगी करके देखते हैं। चलो तो मॉलिक्यूलर मास है हमारा 118। चलो इंपिरिकल मास निकाल लो क्या हो जाएगा इंपिरिकल मास कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2 हाइड्रोजन 3 है तो 3 इंटू 1 ऑक्सीजन कितने हैं 2 है मतलब 16 इंटू 2 तो 24 प्लस 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा कितना हो गया 59। चलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी
सॉरी 3 इंटू 1 3 है, कितना हो जाएगा 59 होगा ना। 32 और 3 35, 35 और 4 39, 39 और 20 कितना होगा 59। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 59। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू 118 डिवाइडेड बाय 59। तो n विल बी, तो मैंने बोला था n हमेशा क्या आएगा आपका, n हमेशा क्या आएगा इंटीजर। अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखाया था ऐसे रिलेशन वाला, और वो फॉर्मूला क्या था याद करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, लिखवाया था। तो बस वहां पर वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके चलो, वेपर डेंसिटी तक का लिख रखा है ना सबने, कि लिखना है? चलो जल्दी लिखो, फिर इसका आगे का करते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व अपना। अब ठीक है, ये ऊपर की 2 लाइन लिख लो, 118 ग्राम तक लिख लिया। इतने में अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद साथ में लिखते हैं। तो हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, और एक और रिलेशन क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब ठीक है इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n टाइम्स होगा किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला का। तो क्या हो जाएगा यहां से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n आया है हमारा 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारा, कार्बन के लिए रेशो था 2, हाइड्रोजन के लिए आई थिंक रेशो था 3, और ऑक्सीजन के लिए रेशो था 2। मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 करोगे क्या मिलेगा, तो कार्बन के लिए हो गया 4, हाइड्रोजन के लिए हो गया 6, और ऑक्सीजन के लिए हो गया 4। ठीक है, आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप सोचो कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ना हमारे काम की चीज क्यों, तो क्यों है हमारे काम की चीज, मान लो हमको बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का कंपोजिशन दे दिया परसेंटेज के फॉर्म में, और बताया कि मान लो अपन कहीं रिसर्च करने गए, है ना, आप आउटर स्पेस में गए और वहां से आपको क्या मिला, कंपाउंड दिखा। आप उस कंपाउंड को उठा के लेकर आए अर्थ पे, आपने रिसर्च करी, तो उसमें पाया कि कार्बन इतना परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन इतना है, यूरेन और कोई सा दूसरा मेटल इतना परसेंट है। ठीक, तो आपको उस नया कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है सबके सामने। तो जब आपको उस नए कंपाउंड का फॉर्मूला सबके सामने बताना है, तो आप क्या करोगे, कौन सा तरीका यूज करोगे, अभी पढ़ा ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला से आप क्या पता कर लोगे, सिंपलेस्ट रेशो तो पता कर लोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उसकी वेपर बनाओगे, फिर उसकी डेंसिटी फाइंड करोगे, फिर वेपर डेंसिटी और ये वाले रिलेशंस की हेल्प से आगे की चीजें बताते जाओगे, और फाइनली जाकर आप क्या निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ बोलो, वेपर डेंसिटी नहीं देके रखेंगे तो आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास देके रखेंगे, है ना। जैसे शायद आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, उसमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा, वेपर डेंसिटी नहीं दिया, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो उसमें मॉलिक्यूलर मास दिया, और उन्होंने सॉल्व भी काफी मतलब स्टेप वाइज कराए। तो इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप टेबल बना के सॉल्व करो, छोटे में सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर है सबको? समझ गए सब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है? तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आज होमवर्क में। इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। चलो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।